नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बात होगी अवध के नवाब आसिफउद्दौला के दूसरे दौर की। उनका कार्यकाल या राज्यकाल 1775 से 1797 तक रहा। और जैसा मैंने बताया कि वो राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ लेकर के आए, तो शुरुआती समय तो उनको खुद के लिए बसने में लखनऊ में और लखनऊ को शुरुआती शेप देने व्यवस्थित करने में लगा। इतना वो कर ही रहे थे तब तक दूसरा फेज आया 82-83 के आसपास, और उसमें लखनऊ में या बल्कि कह लीजिए अवध में बड़ा भीषण दुर्भिक्ष पड़ा जो 12 साल चला। 12 साल के उस दुर्भिक्ष से निपटने के लिए, हालांकि बात जग जाहिर है जानते हैं, लेकिन चर्चा चल रही इसलिए बता रहा हूँ कि उस दुर्भिक्ष से निपटने के लिए उन्होंने बड़े इमामबाड़े का निर्माण शुरू कराया, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को काम मिला और दुर्भिक्ष उनके लिए उतना घातक नहीं रहा जितना हो सकता था अगर वो इमामबाड़ा न बनता। और उनकी दानशीलता के लिए ही बाद में मुहावरा सा चल पड़ा कि जिसको न दे मौला उसको दे आसिफउद्दौला। एक तरीके से देखा जाए तो इन 12 सालों में मौला तो नहीं ही दे रहा था, दे तो आसिफउद्दौला ही रहे थे। हालांकि बाद में कई मौक़ों पर आसिफउद्दौला ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, देने वाला मौला है, मैं कौन होता हूँ। वो एक मूलतः उदार प्रकृति के दयालु व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं। और वो एक अच्छे प्रशासक भी थे। हालांकि बाद में अंग्रेज इतिहासकारों ने उनके बारे में तमाम बातें फैलाई भी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक बहुत दयालु और परोपकारी टाइप के व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं है। और अच्छे शासक भी थे। ये इससे भी साबित होता है कि रेजिडेंट को, जो कि जिसकी की नियुक्ति शुजा-उद-दौला के ज़माने में ही हो गई थी, उस रेजिडेंट को अपने 22 सालों की पूरे शासनकाल में आसिफउद्दौला ने कोई मनमानी नहीं करने दी। रेजिडेंसी का निर्माण हालांकि उन्होंने ही शुरू कराया, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो आसिफउद्दौला का जो महल बना था जहाँ वो रहते थे, उससे रेजिडेंसी करीब 5-6 किलोमीटर के दायरे पर थी। आज के हिसाब से देखें 5-6 किलोमीटर का दायरा उस समय के हिसाब से बहुत लंबा दायरा होता था। अपनी बसावट और अपनी रिहाइश से काफ़ी दूर उन्होंने रेजिडेंसी बसाई, और इसमें कोई शक रेजिडेंट वहाँ रहता भी था और उसको रहने के लिए सारी सुविधाएं भी नवाब आसिफउद्दौला ने। लेकिन पूरा कालखंड बताता है कि उन 22 सालों में रेजिडेंट जो था वो उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट और महत्वपूर्ण नहीं हुआ जितना कि बाद के नवाबों के दौर में हुआ। और आखिर तक आते आते तो एक तरीके से अवध के नवाबों के पैरेलल रेजिडेंट का शासन चलने लगा था। ये आसिफउद्दौला के जीवन की एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। और तीसरी चीज़ जो उनके बारे में अमूमन फैलाया जाता है कि वो अपनी माँ से और अपनी दादी से लड़ते थे पैसे के लिए, वो मैंने बताया ऐसा कुछ नहीं था। लड़ाई होती थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुद्दा वही था कि आसिफउद्दौला वो जो रकम चुकानी थी शुजा-उद-दौला के द्वारा जो तय किया गया था 50 लाख रुपए, वो जाहिर सी बात है उनका एक पक्ष था कि भाई इस रकम को आप लोग दीजिए, क्योंकि अब बहुत बड़ी जागीर कोई मालिक भी, आप बहू बेगम एक बहुत बड़ी जागीर की मालकिन भी थी। तो इसको लेकर के ये झगड़ा चलता था, 2-3 बार झगड़ा हुआ भी, इसमें कोई शक नहीं है। और पैसा बाद में दोनों बेगमन, मतलब उनकी माँ और दादी ने पैसा दिया भी। हाँ, इस लड़ाई को लड़ाने में, इस लड़ाई को करवाने में और थोड़ी बदनामी फैला, जो उस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसका काफ़ी बड़ा योगदान था। वो था भी दुष्प्रकृति का व्यक्ति, और उसी ने एक तरीके से बनारस के जो आसिफउद्दौला के राज्य का हिस्सा था, बनारस, जौनपुर वगैरह, वहाँ भी कुछ बदअमनी फैलाने की उसने कोशिश की। बहरहाल वो तो सब राज्य में होता ही रहता है। और सबसे बड़ी बात लास्ट में ये कह के मैं बात खत्म करूँगा कि सर्वधर्म संभाव की जो नीति आसिफउद्दौला की थी, वो अपने आप में एक ऐसी नीति थी जिसको की शुरुआत हालांकि सआदत खान बुरहानुल मुल्क ने की थी, लेकिन आसिफउद्दौला ने उसको परवान चढ़ाया। उसी का नतीजा ये रहा कि चाहे वो भारत पाकिस्तान का विभाजन रहा हो, चाहे 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस का समय रहा हो, अवध के इस इलाके में दंगा नहीं हुआ। और इस बात को भी कम लोग जानते हैं कि तमाम मंदिरों को बनवाने में आसिफउद्दौला का बहुत ही प्रत्यक्ष या परोक्ष योगदान था। इस समय अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी है, अयोध्या की हनुमानगढ़ी, इस बात को कम लोग जानते हैं कि आसिफउद्दौला के जो दीवान थे टिकैत राय, उन्होंने ही आसिफउद्दौला के कहने पर अयोध्या की हनुमानगढ़ी बनवाई। इन सब बातों को बताया जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल समय थोड़ा अलग चल रहा है, बातें अलग अलग बताई जाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इसमें कोई शक नहीं है कि आज के लखनऊ को लखनऊ बनाने में और लखनऊ को एक विश्वविख्यात नगरी बनाने में आसिफउद्दौला का अप्रतिम योगदान था। इस बात को मानने से कोई परहेज नहीं है, इसलिए आसिफउद्दौला हमेशा याद की जाएगी। आसिफउद्दौला की मृत्यु
1797 में हो गई और उसके बाद उनके भाई, उनके सौतेले भाई सादत अली खान नवाब बने। बीच में 2 साल के लिए उनके बेटे वजीर अली भी नवाब बने, जिनके बारे में कुछ बातें और प्रचारित हैं। बहरहाल वो किस हद तक सही है ये तो अभी भी शोध का विषय है, लेकिन कुल मिलाकर के आसफउद्दौला का शासनकाल अप्रतिम रहा, इसमें इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि आसफउद्दौला थोड़े, जैसा मैंने बताया, कि उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। तो उनके एक मित्र थे राजा झाऊलाल और उनमें बड़ी अच्छी मित्रता थी। राजा झाऊलाल को अंग्रेज़ों ने, चूँकि झाऊलाल लगातार आसफउद्दौला के सामने ढाल बन के खड़े रहते थे अंग्रेज़ों के बीच में, उनके बीच में, तो अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र करके राजा झाऊलाल को कानपुर भिजवा दिया। राजा झाऊलाल की जब वियोग में ऐसा कहा जाता है कि आसफउद्दौला ने अपने प्राण त्याग दिए, या ये कह लीजिए कि उनकी वियोग में उनका इतना दुख हुआ कि उनके प्राणांत का कारण बना वो। अब राजा झाऊलाल का बनवाया इमामबाड़ा आपको अभी भी चौक लखनऊ में देखने को मिल सकता है। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको अवध कथा के बाकी अंश भी धीरे धीरे बताता चलूँ। कुल मिलाकर के अवध का राजनीतिक इतिहास है, जिसको आप जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और अगली बार वजीर अली के बारे में, जो आसफउद्दौला के पुत्र थे, हालांकि उनकी नवाई बहुत दिन नहीं चली, बताऊंगा। उसके बाद फिर कालखंड आएगा सादत अली खान का, जो लंबा कालखंड चला। और लखनऊ को आज की तारीख में जिन इमारतों और जिन उसके लिए जाना जाता है, उसमें उसका काफ़ी कुछ योगदान और महत्व जो है वो सादत अली खान को जाता है। उस शासन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल शुक्रिया, नमस्कार।